नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द हिंदुस्तानी बायोलॉजी में। और आज हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदवी जालिका के बारे में। देखिए, अंतःप्रदवी जालिका जो है वो कोशिका के अंदर एक कंकाल के रूप में बिखरी हुई रहती है, एक जाल के रूप में, एक जाल बनाए हुए रहती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये केंद्रक है, जैसे इस केंद्रक से एक सिरा अंतःप्रदवी जालिका का ऐसे बढ़ता हुआ बाहर कोशिका द्रव्य तक फैला हुआ रहता है, और एक सिरा इसका केंद्रक से जुड़ा हुआ रहता है, कि केंद्रक झिल्ली से, और दूसरा सिरा जो होता है इसका कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। तो बीच में एक कंप्लीट जाल सा बनाए हुए रहती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज है वह ई पोर्टर ने की थी। खोज यानी कि खोज का श्रेय ई पोर्टर को जाता है। नाम जो दिया था वो भी ई पोर्टर ने दिया था, ये देखिए, और खोज का श्रेय भी ई पोर्टर को जाता है। लेकिन गार्नियर ने सर्वप्रथम इन्हें देखा था। गार्नियर ने सर्वप्रथम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था, और वो कहाँ देखा था? वो देखा था नलिकाओं में। ठीक है, सर्वप्रथम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था, और सबसे पहले इनको जो नाम दिया था, इनको कहा था इर्गेस्टोप्लाज्म इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा था। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे कोशिका का अंत्यकंकाल कहते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डबल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन युक्त सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, द्विक झिल्ली कोशिका। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ईआर के घटक की, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के घटक की। देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो भाग होते हैं उसके। एक तो होती है रफ, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी होती है जो। एक होती है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कितने घटकों से मिलकर बनी होती है, यानी कि उसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं उनको बोलते हैं घटक। देखिए, इसमें एक तो होती है सिस्टर्नी, एक होती है वेसिकल्स यानी पुट्टिकाएं, और तीसरे नंबर की होती है ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि संरचना के बारे में। जो सिस्टर्नी होती है वो लंबी, पतली, अशाखित होती है, यानी कि जो सिस्टर्नी होती है वो लंबी होती है, पतली होती है, और एक पतली, लंबी और अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं। ये विभिन्न पदार्थों का परिवहन करती है। देखिए, सिस्टर्नी जो है उसका कार्य क्या होता है? ये विभिन्न पदार्थों का क्या करती है? परिवहन करती है। उसके बाद में मैं बात करता हूं, जो सिस्टर्नी होती है उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। देखिए, राइबोसोम, इसलिए खुरदरी प्रकार की होती है, ये राइबोसोम लगे हुए। उसके बाद बात कर लेते हैं वेसिकल्स की, पुट्टिकाएं। ये गोलाकार होती हैं। ठीक है, डबल झिल्ली युक्त होती हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा चित्र से ही, डबल झिल्ली युक्त संरचना होती है, गोलाकार होती है। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है किसी भी पदार्थ को संग्रहण करने का, यानी कि संग्रह करने का इनका कार्य होता है। ठीक है, वैक्यूल्स बन जाती हैं, परस्पर ये वैक्यूल्स बन जाती हैं, यानी कि पुट्टिकाएं। ठीक है, उसके बाद नलिकाएं, तीसरे नंबर की नलिकाएं। जो नलिकाएं होती हैं पतली होती हैं, लंबी होती हैं, खोखली होती हैं और शाखित होती हैं, यानी कि ब्रांच्ड होती हैं। देखिए, सिस्टर्नी अनब्रांच्ड होती हैं, लेकिन ट्यूब्यूल्स जो है वो ब्रांच्ड होती हैं।
ये एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं और ये पृथक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पर, आप इनको लगा सकते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़ भी रही हैं और ये पृथक भी हो सकती है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, ये विभिन्न पदार्थों का स्त्रवण करती हैं। क्या करती हैं? स्त्रवण, यानी कि सिक्रेशन करती है विभिन्न पदार्थों का। देखिए मैं इसके आपको एक बार स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में पोर होते हैं, ये जहां से प्रोटीन वगैरह बाहर की तरफ यानी कि कोशिका द्रव्यमाती, सबसे पहले इन पोर के द्वारा जो न्यूक्लियस में पदार्थ बनते हैं वो बाहर इन पोरों से बाहर निकलते हैं। उसके बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आते हैं। देखिए जहां पर आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये यानी कि इनके ऊपर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। और यह आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, ये जो रेड कलर से मैंने बना रखा है, ये इनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं लगे होते, यानी कि राइबोसोम इन पे एब्सेंट होते हैं। ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रही होगी आपको, गोल गोल लंबी लंबी। ठीक है, ये SER होती है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये RER होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी, और इनके ऊपर जो लगे होते हैं ये राइबोसोम होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ। इससे आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदवी जालिका के प्रकार। देखिए अंतःप्रदवी जालिका के दो प्रकार होते हैं। पहले का नाम है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका और दूसरी है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। खुरदरी को बोलते हैं रफ या RER और चिकनी को बोलते हैं SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और दोनों को एक अंतर के रूप में भी पढ़ते चलेंगे कि इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है रफ कोई चीज कब होती है, जब वो खुरदरी होती है, उसे ही रफ कहते हैं। और रफ का मतलब है कि जिस अंतःप्रदवी जालिका या ER पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे हो या चिपके हो, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इस पर कोई राइबोसोम चिपका हुआ नहीं रहता। देखिए मैंने चित्र बनाया था आपको, अब तो मिटा दिया। वहां पे मैंने जो केंद्रक होता है उसके चारों साइड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उसके ऊपर तो ऐसे ऐसे राइबोसोम चिपकाए हुए थे, लेकिन नीचे थी उसमें राइबोसोम चिपके नहीं थे। इसका मतलब वो क्या है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखिए आपको पता है राइबोसोम जो है वो क्या है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, यानी कि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो जो SER होती है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करने का, यानी कि ये प्रोटीन निर्माण करती हैं। लेकिन जो SER है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का उपापचय से संबंधित होती है, यानी कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इनमें राइबोसोम जो RER होती है यानी कि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है, उसमें राइबोफोरिन फर्स्ट व राइबोफोरिन सेकंड प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड दोनों ही नहीं पाए जाते। ये क्या करता है, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड प्रोटीन, ये क्या है, राइबोसोम को अंतःप्रदवी जालिका की कला पर चिपकने में मदद करता है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा, जो प्रोटीन राइबोसोम को ER की सतह से जोड़ता है।
देखिए आगे बात कर लेते हैं। RER उन कोशिकाओं में अधिक मिलता है, कौन सी कोशिकाओं में, जो प्रोटीन संश्लेषण में अधिक, जो प्रोटीन संश्लेषण अधिक करती है, यानी कि उन कोशिकाओं में मिलेगा, बिल्कुल, जब इसका कार्य ही प्रोटीन निर्माण करने का है, तो ये उन कोशिकाओं में अधिक मिलेगा जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण अधिक होगा। देखिए कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, एग्जाम्पल बता देता हूं, स्किन सेल्स, लीवर सेल्स और मसल्स यानी कि पेशियां। इसकी बात कर लेते हैं। ये उन कोशिकाओं में अधिक मिलेगा जहां वसा, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होगा। तो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं वो, एडिपेज ऊतक, आंतरीय सेल और अंड के पीतक कोश में और विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों में, इन सभी में कौन मिलेगा, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए 2 पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चूहे की यकृत कोशिकाओं की जो अंतःप्रदवी जालिका होती है उसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये लिख रहा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से संबंधित ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम पाया जाता है। यानी कि जो मैं दोबारा बता देता हूं, चूहे की यकृत कोशिकाओं की अंतःप्रदवी जालिका में, चूहे की यकृत कोशिकाओं की अंतःप्रदवी जालिका में ग्लाइकोजिनोलाइसिस से संबंधित ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं SER की। तो SER की कला में निराविषीकरण के लिए एंजाइम पाया जाता है। किसमें, SER में। निराविषीकरण का अर्थ क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि विष को खत्म करने वाला निराविषीकरण एंजाइम पाया जाता है, जो कहां पर, SER में होता है। देखिए मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसको एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं अंतःप्रदवी जालिका के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ ER। ठीक है, सबसे पहले है अंतःकंकाल बनाकर, तो जो अंतःप्रदवी जालिका है वो कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है। ये बात मैंने आपको फर्स्ट में ही बताई थी। तो कोशिका का अंतःकंकाल बनाकर उसे, उसके आकार को निश्चित कर देती है, उसकी आकृति को निश्चित कर देती है और उसे दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है खुरदरी ER। जो खुरदरी ER होती है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उस पर स्थित राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये भी कार्य एक अंतःप्रदवी जालिका का ही है, चाहे वो खुरदरी हो चाहे वो स्मूथ हो यानी कि चिकनी हो। बात कर लेते हैं चिकनी की। तो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका वसा, कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉइड्स आदि के संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान कराती है। ठीक है, स्थान प्रदान करती है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य जो केंद्रक होता है, देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, मान लो ये कोई केंद्रक है और कोशिका झिल्ली यहाँ है, तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिखरी हुई है, ये यहाँ से पोरों से होते हुए किसी पदार्थ के आवागमन के लिए मार्ग प्रदान करती है। ये मार्ग कौन प्रदान करती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो किसी केंद्रक से पदार्थों का आवागमन के लिए जो मार्ग प्रदान किया जाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। ये केंद्रक है, यहाँ पर पोर होते हैं, इन पोर से कोई पदार्थ निकलता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करता है। उसके बाद में यहाँ से धीरे धीरे होते हुए पहले रफ में जाएगा, फिर स्मूथ में आएगा और उसके बाद में कोशिका से बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक के मार्ग को प्रदान करती है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर क्या है, कोशिका के अन्य जैविक क्रियाओं के लिए स्थान प्रदान, और भी बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, उनके लिए भी स्थान प्रदान कराती है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद चिकनी ER जो है कोशिका को विषैले पदार्थ, जो कोशिका होती है उसको विषैले पदार्थ के विषैले प्रभाव से बचाती है। अभी बताया था जो
चिकनी ईआर होती है, यानी कि SER स्मूथ ईआर जो होती है वो कोशिका के विषैले पदार्थ को या विषैले प्रभाव को कम कर देती है, खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है, जिसे अभी अपन ने बोला था निराविषीकरण। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें एक गुण पाया जाता है निराविषीकरण का, ठीक है। तो उस प्रभाव को कम कर देती है कौन? चिकनी ईआर। कोशिका भित्ति एवं प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में सहायक होती है। कोशिका भित्ति आप जानते हैं जो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान कराती है, और प्लाज्मोडेस्माटा मैंने बताया था कि ये कोई कोशिका है और ये कोई कोशिका है। इन दोनों के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए जो संरचना बनती है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। इन सब का कार्य, ये सब इसके कार्य हैं। और एक बार मैं दोबारा रिवीजन कर देता हूं। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि अंत्यप्रदवी जालिका जो है उसके कार्य लिखिए, तो आप बता सकते हैं कि अंत्यप्रदवी जालिका जो है कोशिका का अंत्य कंकाल बनाकर उसे आकार, दृढ़ता और निश्चित आकृति और उसके दृढ़ता प्रदान करती है। उसके बाद में खुरदरी ईआर जो है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं, वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और जो SER होती है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो वसा, कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉइड्स का संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करती है, उनका संश्लेषण करती है। उसके बाद में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य आवागमन जो होता है, केंद्रक होता है और कोशिका झिल्ली होती है। मान लो ये केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है, इन दोनों के मध्य आवागमन जो होता है वो मार्ग प्रदान कौन करता है? वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं चिकनी ईआर की, यानी कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्मूथ, वो कोशिका भित्ति, कोशिका को विषैले पदार्थों से, मतलब जो कोशिका में विषैले पदार्थ होते हैं उनके विषालु प्रभाव से बचाती है। यानी कि कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ होते हैं, उनके विषैले प्रभाव से बचाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति एवं प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण करती है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बता ही दिया है कोशिका भित्ति क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। इन सब का ये कार्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ हमारा खत्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंप्लीट हो गया है मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको उसका अलग से हल दे दूंगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।